हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो सब चीज़ हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मतलब कि वहाँ पर उसके स्टेट का नाम आएगा, जिस भी स्टेट में की जाएगी। अगर दिल्ली में की जा रही है तो दिल्ली ह्यूमन राइट कमीशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो की जाएगा। जैसे कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बात करा था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की, उसको बनाने की, उसका निर्माण करने की। तो इसी तरह अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। अब बात करते हैं कि इस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे। तो सबसे पहले बात अगर करें तो देखिए, इसमें एक चेयरमैन होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। देखिए, रिटायर्ड होगा, सिटिंग नहीं होगा। एक मेंबर होगा जो कि करंट में सिटिंग भी हो सकता है, मतलब कि वो करंट में जज भी हो सकता है हाई कोर्ट का, और रिटायर्ड जज भी हो सकता है हाई कोर्ट का। उसके बारे में देखिए डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एक मेंबर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, जो इस टाइम पे करंट में मौजूदा है भी, सिटिंग भी है, और या फिर रिटायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट जज है। उसके बाद दो मेंबर जो होंगे वो पर्सन होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगी या फिर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो देखिए कौन कौन से मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे टोटल। एक चेयरमैन हुआ, एक मेंबर जो जज है हाई कोर्ट का, और एक मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट जज है, और 3 हो गए, और 2 मेंबर ऐसे जिनको स्पेशल नॉलेज है वो पर्सन। तो टोटल हो गए 5 मेंबर। इसके अलावा अगर बात करें, एक सेक्रेटरी होगा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा स्टेट कमीशन का, और वो जो भी उसको काम, फंक्शन या पावर दी जाएंगी वो काम करेगा। अगर स्टेट कमीशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो जो हेडक्वार्टर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है फिक्स करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू कि कहाँ पर स्टेट में किस जगह पर जो है वो हेडक्वार्टर होगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक प्रोविज़ो ये है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि ऑलरेडी इंक्वायर्ड किया जा रहा है, हो चुका है किसके कमीशन के द्वारा, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, या फिर किसी दूसरी कमीशन के द्वारा जो कि किसी लॉ के अंदर उस टाइम पर जो इन्फोर्स है वो बने हुए, तो वो मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर जो है स्टेट कमीशन के द्वारा इंक्वायर नहीं की जाएगी। उस मैटर में जो स्टेट कमीशन है वो इंक्वायरी नहीं करेगी। अब बात करते हैं आगे, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जो चेयरपर्सन हमने पढ़ा था या फिर जो अदर मेंबर पढ़े थे स्टेट कमीशन के, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए, चेयरपर्सन या दूसरे मेंबर जो हैं वो अपॉइंट जो किए जाएंगे वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। पर जो गवर्नर अपॉइंट करेगा वो एक कमेटी बनेगी पहले, उस कमेटी के द्वारा जो पर्सन रिकमेंड किया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएगी, उसको ही गवर्नमेंट, जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा। अब उस कमेटी में बात कर लेते हैं कि कौन कौन मेंबर होंगे। उस कमेटी के जो मेंबर होंगे, पहला चीफ मिनिस्टर होगा जो कि चेयरपर्सन होगा उस कमेटी का। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक मेंबर उसका स्पीकर होगा, जो स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर होगा। एक जो मिनिस्टर इंचार्ज है ऑफ डिपार्टमेंट, होम इन दैट स्टेट, उस स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, तो उसके वो मेंबर होंगे। एक लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अपोजिशन लीडर है वो मेंबर होगा। और अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस केस में जो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो भी लीडर होगा, और साथ में जो अपोजिशन का लीडर होगा उस काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो भी जो है मेंबर होगा।
लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद। अब बात करते हैं इसके प्रोवाइज़ो की। तो प्रोवाइज़ो ये कहता है कि जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट का, वो या फिर अगर कोई सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, एक्सेप्ट उस केस में पहले कंसल्टेशन ली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, तब जो है उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं पावर और फंक्शन के बारे में कि स्टेट ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसकी क्या पावर होंगी, क्या फंक्शन होंगी। तो देखिए इसकी पावर, फंक्शन और पावर के अगर बारे में बात करें तो इसकी सेम वही पावर वही फंक्शन होंगी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जो पावर है, जो फंक्शन है, वही सारी होंगी। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की थी वो ऑल ओवर इंडिया होती हैं, सेंटर बेसिस पे होता है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो ये सिर्फ स्टेट लेवल पर होंगी। तो पावर्स जो हैं और फंक्शन जो हैं सब वही हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की पावर के ऊपर भी और फंक्शन के ऊपर भी, तो आप उस वीडियो को जो है एक बार रेफ़र कर सकते हैं। वैसे कुछ चीज़ जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे पावर जो थी, जो फंक्शन थे वो ये था कि किसी भी तरह का कोई वॉयलेंस हो रहा है ह्यूमन राइट से रिलेटेड तो उसको वो चीज़ इंक्वायरी करना उस मैटर में, कोई प्रमोशन के लिए ह्यूमन राइट के प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी एक मतलब कि रिकमेंडेशन करना या फिर किसी तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फंक्शन में थे। पावर जो थे वो दो तरह की पावर मैंने बताई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, एक पावर रिलेटेड टू इंक्वायरी और एक पावर रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुका हूँ जैसे मैंने बताया, तो आप उनको रेफ़र कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है।